नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ योगेश पांडे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी बन चुकी है। उसने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, यहां पर भी, जो उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन नतीजों का नेशनल लेवल पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्या ब्रांड मोदी फिर लौटेगा? आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर होगा? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 7 रैलियां की। हरियाणा में 4 और जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां की। इन रैलियों से पीएम ने दोनों राज्यों की कुल 42 सीटों को कवर किया। इनमें से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, यानी पीएम का स्ट्राइक रेट 52% रहा। मोदी ने अपनी रैलियों से बीजेपी को 7 नई सीटें दिलाई हैं। इनमें 5 सीटें हरियाणा में और 2 सीटें जम्मू कश्मीर में शामिल हैं। हरियाणा में बीजेपी ने ब्रांड मोदी का खुलकर इस्तेमाल नहीं किया। 2019 में पीएम ने 6 रैलियां की थी, इस बार केवल 4 रैलियां की हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान भी बीजेपी ने मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन का ना के बराबर जिक्र किया। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हो गई थी। उसके बाद कहा जाने लगा था कि ब्रांड मोदी थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन अब वो वापस रिवाइव करेगा। मोदी दोबारा बीजेपी के प्रचार के केंद्र में मजबूती से लौटेंगे और आने वाले चुनावों में बीजेपी उनका खुलकर इस्तेमाल करेगी। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि हरियाणा की जीत से साफ हो गया है कि ब्रांड मोदी अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ब्रांड मोदी का फायदा उठाएगी और बीजेपी समझ गई है कि किसी भी चीज का ओवरलोड सही नहीं होता, इसीलिए उसने हरियाणा में पीएम की जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल किया और स्थानीय लीडरशिप को आगे बढ़ाया। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अपनाएगी। मोदी उन इलाकों में फोकस करेंगे जहां बीजेपी को पुनरुत्थान की जरूरत है। बाकी जगहों पर बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व अपना दमखम दिखाएगा। लोकसभा चुनाव में 370 का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी और सबसे ज्यादा यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। करीब 5 महीने बाद बीजेपी को बड़ी जीत मिली। अब हरियाणा में, हरियाणा बनने के बाद पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में लौटी है। बीजेपी ने 2014 के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया। तब बीजेपी को कुल 47 सीटें मिली थीं और अब 48 सीटें। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा था और सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी। लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी के नेता, बीजेपी के वर्कर्स का मोरल हाई नजर आ रहा है। उनके लिए यह जीत टॉनिक की तरह काम करती नजर आ रही है। उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता नजर आ रहा है कि हरियाणा जैसे राज्य जहां बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां वो मजबूती से जीत सकती है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं जीत सकती? बीजेपी और उसके कार्यकर्ता दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगे। उधर हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया ब्लॉक में खींचतान शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें 2 ऐसी सीटें हैं जिसके लिए कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। उद्धव गुट के शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा था, अति आत्मविश्वास और अहंकार का कारण हार हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। तो वहीं एक कार्यक्रम में उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा था कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर चुनाव जीत जाएगी, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदारी नहीं चाहिए। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक में शामिल टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा था,
अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय दलों को नीची नजर से देखना विनाश का कारण है। इन बयानों के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पहले स्थान पर थी और गठबंधन धर्म यही है कि हम मुद्दों पर आपस में चर्चा करें, मीडिया के माध्यम से नहीं। अब सियासी जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर दबाव बनाएंगी और सीट बंटवारे में कांग्रेस को उनके साथ कंप्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सांसदों के टिकट काट दिए थे। उनमें से 95 सांसद जीत गए थे, यानी 71% सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 1/3 यानी 22 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। इनमें से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, यानी करीब 55% सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बदले जाने की रणनीति बीजेपी दोहराएगी। बड़े लेवल पर मौजूदा विधायकों और उम्मीदवारों के टिकट काटे जाएंगे। जानकारों का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई, जो बहुत हद तक कामयाब भी रही। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की 12 राज्यों में अपनी सरकार थी। 8 राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ सरकार में थी, यानी कुल 20 राज्यों में बीजेपी सरकार में थी, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। अब बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार वापसी करके सरकार बचाने में कामयाब रही, यानी अभी भी बीजेपी 20 राज्यों में सरकार में है। अभी तक कांग्रेस 3 राज्यों में खुद के दम पर और 1 राज्य में सहयोगियों के साथ सरकार में थी। अब कांग्रेस के खाते में जम्मू कश्मीर जुड़ गया है, वह कुल 5 राज्यों में सरकार में शामिल हो गई है। लेकिन अब नवंबर में होने वाले चुनाव में कौन सा राज्य किसकी झोली में जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी।